हेलो दोस्तों, विजन आईएएस करंट अफेयर जुलाई 2023 के राज्य व्यवस्था और शासन खंड में आपका स्वागत है। पहला टॉपिक है समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सुर्खियों में क्यों रहा है उस पर चर्चा करते हैं। भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अलग अलग हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, समान नागरिक संहिता क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने का प्रावधान करती है। सभी नागरिकों में सभी धर्म आ जाते हैं। सभी धर्म समुदायों में विवाह कैसे होगा, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों पर एक समान कानून करने की बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे समान नागरिक संहिता भी कहते हैं। वर्तमान में कानून जो है वो काफ़ी जटिल है, अलग अलग हैं। हर धर्म के कानून अलग अलग हैं। इसकी शुरुआत जो है वो बहुत पहले से हो चुकी है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो लेस्क लॉ की रिपोर्ट में 1840 में कहा गया था कि अपराध सबूत अनुबंध भारतीय कानून को संहिताबद्ध कर दिया जाए। लेकिन उसमें यह भी कहा गया था कि हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून को अलग रखा जाए, इस संहिता से बाहर रखा जाए, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग कानून थे। अगर उनको एक समान उस समय कर दिया जाता तो शायद ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो है वो एक मोर्चा हो सकता था। इसलिए उस समय इनको बाहर किया रखा गया। बी.एन. राव समिति 1941 में, उस समिति में भी ये बात कही गई कि हिंदू कानूनों के संहिताकरण करने के लिए संहिताबद्ध करने के लिए सुझाव दिया गया। लेकिन उसमें महिलाओं को भी समान अधिकार की बात देनी कही गई। महिलाओं की बात मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम, खासकर इन दोनों धर्मों में भी समानता की बात कही गई। स्वतंत्रता के बाद भी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रयास किए गए। उदाहरण के तौर पर विशेष विवाह अधिनियम 1954 में भारत के नागरिकों और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए किसी भी धर्म या आस्था को मानने वाले व्यक्तियों से विवाह करने का प्रावधान किया गया। उसके लिए 4 प्रमुख हिंदू कानून बनाए गए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। ये 4 कानून जो है स्वतंत्रता के बाद बनाए गए। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसके कुछ उदाहरण जो कि अलग अलग धर्मों में चलते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 चलता है जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन इन समुदायों पर लागू होता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 जो ईसाई, यहूदी, पारसियों पर लागू होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं। इन सबको एक समान करना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक काम है। इससे पहले विधि आयोग जो 2018 में आया था, विधि आयोग जब उसने किया था तो पारिवारिक कानून सुधार एक परामर्श करके एक प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि यूसीसी जो है वो पारिवारिक कानून के स्तर पर ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय है। ऐसे में वो सिफारिश भी किया था कि सभी धर्मों में मौजूदा पारिवारिक कानून जो है वो भेदभाव करते हैं, असमानता करते हैं, इसलिए उन्हें संशोधन करना चाहिए और उन्हें एक संहिता के रूप में, एक दस्तावेज के रूप में बनाना चाहिए। मौजूदा कानून में अस्पष्ट व्याख्याएं हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो नुकसान करती हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी हैं, जैसे अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम अन्यवाद 1985 का निर्णय है। संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद को। सरला मुद्गल बनाम भारत संघवाद 1905 में संसद द्वारा एक समान नागरिक संहिता बनाने की मांग को या आवश्यकता को दोहराया गया। इसमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तीसरा जो केस आता है, महत्वपूर्ण केस है सायरा बानो बनाम भारत संघवाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि तलाक बिद्दत जो है वो लगातार 3 बार तलाक कहने या लिखने की प्रथा जो है वो असंवैधानिक है। न केवल संवैधानिक की बात है बल्कि गैर मानवीय भी है कि 3 बार तलाक बोल करके किसी व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित कर देना। यूनिफॉर्म सिविल कोड को संशोधित करना चाहिए। इन यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। वर्तमान में गोवा एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है, क्योंकि वहां पर पुर्तगालियों का शासन था और पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 जो है वहां अभी भी लागू है। तो एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जिस्ट करता है पहले से ही। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में तर्क क्या क्या है?
संविधान की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य जो है ये एक समान नागरिक संहिता को लाने का प्रयास करेगा। पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये है कि सभी राष्ट्र के सभी जो धर्म हैं वो उनको जो है उनको एक साथ लाने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी जिससे एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। एकीकरण को बढ़ावा में धार्मिक, सामुदायिक, समान नागरिकता को, ये सारी चीज़ें जो है वो राष्ट्रभक्ति जैसा चीज़ें जो कुछ माहौल बनेगा। लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। लैंगिक न्याय में भी क्या होता है, भेदभावपूर्ण प्रथाएं होती हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से हम इन लैंगिक असमानताओं को भी दूर कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति यूएनएचआरसी ने भारत में यूसीसी लागू करने की मांग पहले ही की है और कानूनों का सरलीकरण हो पाएगा, कानूनों को संभव बना पाएंगे। ऐसे में क्या है ना कि विवाह के कानून अलग हैं, हिंदू में अलग हैं, मुसलमान में अलग हैं और भी दूसरे धर्मों में अलग अलग हैं। तो ऐसे में निर्णय जो है वो बहुत जटिल हो जाते हैं, कानून का पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक समान संहिता सबके पास होगी, एक समान कानून सबके लिए होगा, तो ये जो है जटिलता जो है ना न्याय में, ये सारी चीज़ें में थोड़ा सा आसानी हो पाएगा। आधुनिक समय के साथ तालमेल स्थापित करना संभव होगा। आज का समय जो है अलग अलग प्रकार की समस्याओं को फेस कर रहा है, तो ऐसे में सबके लिए एक समान नियम, एक समान कानून हो, एक सामाजिक स्थितियाँ हो तो सारा ज़्यादा बेहतर होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरुद्ध में भी तर्क दिए जाते हैं, जैसे विविधता के विरुद्ध। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो अपनी वैविध्य संस्कृति के लिए भी काफ़ी मशहूर है। विविध समुदाय, विविध संस्कृति यहाँ पर रहती है। और इतना ही नहीं, हमें आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता भी है हमें, अनुच्छेद 25, यानी कि अगर ऐसा करते हैं तो स्वतंत्रता का उल्लंघन भी हो सकता है। तो इसके विरुद्ध में यह तर्क दिया जाता है कि जो हमारी विविधता है वो समाप्त हो सकती है। आम सहमति का अभाव है, लोगों में रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक कानून इतने अंदर तक बैठे हैं कि वो आम सहमति बनना बहुत मुश्किल है। तो एक प्रकार का ये भी एक विरुद्ध है, तर्क है। संघीय संरचना, संघीय संरचना क्या कहती है? संघीय संरचना के अनुसार कई विशेषज्ञ मानते हैं कि राज्यों की विधायी क्षमता का अधिकार जो है, राज्यों की विधायी क्षमता जो है किसी के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। ऐसे में अगर वो धार्मिक स्वतंत्रता की को एक समान संहिता में करेगी तो यह माना जाएगा कि राज्य जो है वो विधायी क्षमता का दुरुपयोग कर रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे की राह क्या हो सकती है। आम सहमति बननी चाहिए। आम सहमति बननी चाहिए। सभी धार्मिक नेताओं को, सभी सामुदायिक प्रतिनिधियों को एक साथ बुलाना चाहिए और तर्कपूर्ण वार्ता करनी चाहिए। मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। राजनीति इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वोट मिल सके, बल्कि एक मजबूत रूप से होना चाहिए और गैर पक्षपातपूर्ण समावेशी तरीके से किया जाना चाहिए। जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता किसमें? लोगों में, सरकारों में, आम जनता में, इन सब में। भेदभाव को समाप्त करने का एक संकल्प जो है वो होना चाहिए, जिससे न्याय, समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत को सुनिश्चित किया जा सके। चरणबद्ध तरीके से दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए धीरे धीरे समानता को लाना चाहिए। एक साथ ला देने से क्या होगा कि हो सकता है कि समस्याएं बढ़ जाएं, इसलिए उसको चरणबद्ध तरीके से अपनाना चाहिए। सभी व्यक्तिगत कानूनों का संहिताकरण करना, जितने भी व्यक्तिगत कानून हैं अपने अपने धर्म के, समुदाय के, सबके, उन सभी कानूनों का एक कॉमन फैक्टर निकाल करके जो सबके लिए है उसको पहले अपनाना, धीरे धीरे अपनाया जाना चाहिए। जिससे क्या होगा ना, निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा, समानता बढ़ेगी और भेदभाव में कमी की जा सकती है। अगला टॉपिक है न्यायालय में लंबित मामले। तो जैसा कि हम जानते हैं, विधि और न्याय मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया कि देश के अलग अलग अदालतों में लगभग 5.02 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। मामलों के लंबित होने के कारण क्या हैं? वर्तमान में जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है और उसके कम होने का कारण ये भी है कि न्यायालयों में जो नियुक्ति होती है वो कोलिजियम प्रणाली के माध्यम से होती है। ऐसे में कोलिजियम प्रणाली पे ये आरोप बार बार लगता है कि वो पारदर्शी तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करती है। ऐसे में एनजेएसी का जो विवाद है आप लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, दूसरे टॉपिक में हम उसको देखेंगे। दूसरा है मामलों के लंबित होने के कारण अदालती प्रक्रिया का बार बार स्थगित होना। वर्तमान में भारत में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी मामले की सुनवाई को अधिकतम 3 बार स्थगित किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश बस ऐसा होता नहीं है। 50% से ज़्यादा मामलों में इस नियम का पालन हो नहीं पाता।
क्योंकि ना तो पर्याप्त सबूत रहते हैं, वकील भी उतना ज़्यादा नहीं होते हैं मैच्योर, या फिर मैच्योर नहीं कहेंगे, वकील भी नहीं चाहते हैं कि मामले का निपटारा जल्दी हो जाए। बुनियादी ढांचे की भी कमी हमें दिखती है। भारत के न्यायालयों में बुनियादी ढांचे की संबंधित कमियां बहुत ज़्यादा विद्यमान हैं। न्यायालयों में परिसरों का विकास है तो पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, पर्याप्त इंटरनेट कनेक्शन का अभाव है, कर्मचारियों की उदासीनता रहती है, नए न्यायाधीशों के बैठने के लिए न्यायिक कक्ष की कमी आदि सारी कई चीज़ें, बुनियादी ढांचा, आधारभूत संरचना की कमी है, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ती हैं। न्याय मिलने में देरी होती है, जांच में देरी, जो भी एजेंसी हैं उनके जो समय दिया जाता है वो जांच में देरी करती हैं। वकीलों की अनुपलब्धता, गलत तरीके से जो है प्रोत्साहन दिया जाता है, और भी जो है ये सारी चीज़ें न्याय को प्रभावित करती हैं। अन्य मुद्दों की अगर हम बात करें तो न्याय मिलने में देरी होती है, न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति का दुरुपयोग होता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि अ, मामलों के लगातार बढ़ने का कारण बनती जा रही हैं। न्यायाधीश जुडिशल पेंडेंसी की अगर हम बात करें, एक शब्द में थोड़ा समझाएं तो इसका मतलब ये है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली की उस बाधित स्थिति से है जहां एक ओर मुकदमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तो दूसरी ओर न्यायिक निर्णय या विवादों के निपटान की गति बहुत धीमी है, जिसके चलते निचले स्तर से लेकर उच्च न्यायालयों में करोड़ों मामले लंबित हैं। तो इसे हम कहेंगे जुडिशल पेंडेंसी। अब बात करें थोड़ा डेटा की, डेटा जो आपको लिखने में काम आएगा, जो कि बात करें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला और अधीनस्थ न्यायालय जिसे हम कहते हैं, तो इसमें लंबित मामलों की संख्या कितनी है? लगभग 69.76 हज़ार मामले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, और लगभग 60.6 लाख मामले जो है वो हाई कोर्ट में हैं, और 4.4 करोड़ मामले जो है वो निचली अदालत या फिर जिला अदालत अधीनस्थ न्यायालय में लंबित हैं। भारत में 10 लाख लोगों पर 21 न्यायाधीश हैं। 10 लाख लोगों पर 21 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग ने 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीश की सिफारिश की है। अब 21 और 50 इसके बीच का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें न्यायपालिका के लिए बजटीय आवंटन की, तो जीडीपी का 0.08%, 0.08% टू 0.09% जो है वो बजटीय आवंटन किया जाता है। ऐसे में ये बहुत बड़ी समस्या है। आगे की राह क्या हो सकती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति, कोलिजियम प्रणाली, जिससे शुरुआत में ही बात की गई थी। कोलिजियम प्रणाली में जो भी लोगों का चयन हो उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की परीक्षा के को अपनाया जा सकता है, ये एक बढ़िया सुझाव है। अनुच्छेद 224 ए और 128 का प्रयोग करके तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जा सकता है। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा सकता है। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र क्या है? जैसे लोक अदालत, विवाचन, मध्यस्थता और सुलह। अगर ये सारी चीज़ें हो जाएं तो बहुत सारे मामले जो निचली अदालत तक जाते हैं वो मामले वहीं पर सुलझाए जा सकते हैं। दूसरा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, खास करके जीडीपी में उसका परसेंटेज बढ़ाना, आदि सारी चीज़ें जो है सरकार जो है इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे सकती है। समय सीमा निर्धारित करना, समय सीमा को एक निर्धारित किया जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट, उसके बाद में ये सारी चीज़ें जो हैं करना चाहिए। दंडिक न्याय और प्रक्रियात्मक कानूनों में परिवर्तन, उल्लंघनों के अपराधीकरण को कम किया जाना चाहिए। जो उल्लंघन करते हैं लोग उनको जो अपराधीकरण है उसको कम किया जाना चाहिए। फॉरेंसिक और हथियार साक्ष्य जो सुधार हैं उसमें प्रयोगशालाओं की भी सहायता होनी चाहिए कि जल्दी से जांच हो सके, क्योंकि जांच भी एक लंबित मामलों का एक महत्वपूर्ण कारण होती है। शिकायत निवारण होना चाहिए। शिकायत निवारण सरकारी विभागों के लिए एक पारदर्शी शिकायत होना चाहिए, पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, जो कि अधिकारियों को जिम्मेदारी का कम से कम डर एहसास रहे। कानून का पालन करने वाले समाज का निर्माण होना चाहिए, और इसके लिए सरकार ने न्यायालय में लंबित मामलों को कम करने के लिए कई पहले भी शुरू की गई हैं, जैसे प्रक्रिया ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध किया गया था। वर्तमान में इसमें कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं, जिसमें न्यायिक नियुक्ति एवं पारदर्शिता लाना, सुप्रीम कोर्ट में एक अस्थायी सचिवालय की स्थापना करना। ये सारी चीज़ें हैं जो मामलों को कम करने का एक सोर्स हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अगला कौन सी पहल है? प्रोजेक्ट सहयोग, लंबित मामलों को कम करने के लिए शुरू किया गया है प्रोजेक्ट सहयोग। देखिए, कानूनी सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग सिस्टम, यह एक एप्लीकेशन है। कैसा एप्लीकेशन है? वेब आधारित एप्लीकेशन है। इसे
केंद्र सरकार से जुड़े मामलों की अधिक प्रभावी और पारदर्शी रूप से निगरानी करने के लिए आरंभ किया गया है। तो इसका क्या नाम है? कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम मध्यस्थता विधेयक 2023। यह पक्षकारों के लिए मुकदमों से पहले मध्यस्थता का प्रावधान करता है। ये ज़्यादा बढ़िया है, मध्यस्थता करा दी जाए तो थोड़ा सा हो सकता है कि मामला जो है सुलझ जाए। ई न्यायालय, ई कोर्ट की बात की गई है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुँच के में सुधार के लिए इन न्यायालयों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मुकदमा नीति क्या है? एनएलपी में संशोधन करने पर विचार किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? मुकदमेबाजी को रोका जाए, फालतू मुकदमा जो होते हैं उसको कम से कम रोका जाए, नियंत्रित करने के लिए कम से कम दिशा निर्देश निर्धारित किया गया है। विवादों के समाधान के लिए एक प्रशासनिक तंत्र का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। विवादों का समाधान चाहे तो बहुत सारे प्रशासन के लोग वहीं पर कर सकते हैं, लेकिन वो बात को इतना बढ़ा देते हैं कि वो अदालत तक मामला पहुंच जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट वो त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से गठित करने की अदालतें हैं कि बहुत सारे कोर्ट को जल्दी से न्याय प्रदान करने की दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसा बनाया जाए। तो ये रहा आपका 1.2 टॉपिक। अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी जिसे हम कहते हैं। ईडी आमतौर पर चर्चा में रहता है, तो उन्हीं चर्चाओं के कारण जो है एक फैसला लिया ईडी ने, और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर दिया। तो देखेंगे क्या है इसमें, सुर्खियों में क्यों रहा है ईडी इस समय। जैसा कि बीते दिनों में आपने देखा कि कई लोगों पर ईडी का छापा पड़ा, और ऐसे में ईडी जो है सुर्खियों में रहा। तो सुर्खियों में रहने का कारण यहाँ भी दूसरा है। सुर्खियों में क्यों रहा? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के, यानी कि ईडी के निदेशक जो होता है, उसका जो डायरेक्टर होता है, उसके निदेशक के कार्यकाल में किए गए विस्तार, तीसरे सेवा विस्तार को अवैध घोषित कर दिया। सेवा विस्तार क्या है? यानी कि किसी व्यक्ति का कार्यकाल कुछ समय तक है और उसके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया जाए। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर दिया है, लेकिन एक सीमा के आगे अगर उसके कार्यकाल को बढ़ाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध घोषित कर सकती है। तो जब ऐसा कार्यकाल बढ़ाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया गया। तथ्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निम्नलिखित संशोधनों को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या रखा? जो सीबीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2021, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 2021, फंडामेंटल रूल्स 2021, ये जो सारे हैं, इन संशोधनों के अनुसार केंद्र सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई और ईडी निर्देशकों के कार्यकाल को अधिकतम 3 वार्षिक विस्तार दे सकती है। सरल शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं कि 2 वर्षों के अनिवार्य कार्यकाल के बाद, 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है इनके डायरेक्टर का, लगातार 3 साल तक सेवा विस्तार दिया जा सकता है। लगातार 3 साल तक सेवा विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर सेवा विस्तार देगा, कोई भी देना चाहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध घोषित कर सकता है। और इस केस में यही हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया गया है, क्योंकि लगातार 3 साल तक सेवा विस्तार दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। तो अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया है। ईडी के वर्तमान निदेशक का सेवा विस्तार गैर कानूनी है। सरकार ने ईडी के जो डायरेक्टर थे उनके सेवा को आगे बढ़ाया, उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया, तो उसे गैर कानूनी कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह विस्तार जो है सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का उल्लंघन है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 3 साल तक सेवा विस्तार किया जा सकता है 2 साल के अनिवार्य कार्यकाल के बाद, लेकिन जब उसका उल्लंघन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले का उल्लंघन के आधार पर इसको निरस्त कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। अब जो है बात करेंगे थोड़ा सा कि ईडी का काम क्या है, ईडी किन पर काम करता है, ईडी किन कानूनों को लागू करता है। तो जो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 हो गया, उस पर काम करता है। उसका कोई उल्लंघन करता है तब ईडी उस पर काम करता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी कि फेमा, उस पर जो है ईडी, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तब उस पर ईडी काम करता है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, उसका कोई उल्लंघन करता है तब ईडी उस पर काम करता है। विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम 1974, कोफे पोषा, उसमें भी एक काम करता है। तो इन कानूनों को लागू करवाने का प्रयास करता है ईडी। इसका उल्लंघन करने पर वो ईडी अपना काम करता है।
प्रवर्तन निर्देशालय के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ईडी क्या है, ईडी कैसे काम करता है, इसका नियुक्ति कैसे होती है, इसके अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी एक बहुविषयक अर्थात कई अलग अलग काम को देखने वाले कानूनों को लागू करने वाला एक संगठन है। यानी कि कोई एक प्रॉपर कानून नहीं है, कई कानूनों को मिला करके इसको काम दिया गया है कि आप यहाँ भी देखिए वहाँ भी देखिए, और 3-4 डिपार्टमेंट दिए गए हैं। आर्थिक अपराधों में जैसे विदेशी मुद्रा से जुड़े कानून के उल्लंघन के बारे में आर्थिक अपराध की बात की जा रही है। इसमें कोई भी मुद्दा है विदेशी मुद्रा से जुड़े कानूनों के उल्लंघन, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। ये मुख्यालय इसका कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ईडी के निदेशक की नियुक्ति कैसे होती है, तो ईडी के निदेशक की नियुक्ति जो है वो सीबीसी अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। सीबीसी अधिनियम यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। ईडी के निर्देशक का कार्यकाल 2 वर्ष से कम अवधि का नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष तो होना ही चाहिए। इससे कहीं और स्थानांतरण के लिए सीबीसी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति से मंजूरी मिलनी चाहिए। अगर कहीं स्थानांतरण करना है या फिर कहीं भेजना है तो कम से कम सीबी की अध्यक्षता वाली एक नियुक्ति समिति होगी जो मंजूरी देगी, तब ईडी का निदेशक जो है उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सीबीसी संशोधन अधिनियम 2021 के तहत ईडी के निदेशक के 2 वर्ष अनिवार्य कार्यकाल है, जिस और उसे बाद में अधिकतम 3 वार्षिक विस्तार दिए जा सकते हैं। तो 3 वर्ष तक विस्तार दिए जा सकते हैं। ईडी की शक्तियाँ, क्या ताकत है, लोग डरते हैं ईडी का छापा पड़ गया, तो शक्ति क्या है, इसकी शक्ति थोड़ा देखते हैं। परिसंपत्ति को जब्त करने की शक्ति। परिसंपत्ति, ईडी जो है ना किसी भी व्यक्ति की परिसंपत्ति की तलाशी ले सकता है और उन्हें जब्त कर सकता है। ईडी यह कार्यवाही जो है उपलब्ध सूचनाओं और संदेह के लिखित कारणों के आधार पर कर सकता है। यानी कि अगर उसको संदेह है और उसके बाद लिखित कारण है तो वो जो है तलाशी ले सकती है। सम्मन जारी करने की शक्ति, किसके खिलाफ जारी कर सकती है सम्मन, कोई भी व्यक्ति अगर फेमा जैसे कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसको जो है उसके खिलाफ सम्मन जारी कर सकती है। उसकी व्यक्ति के खिलाफ या उस संस्था के खिलाफ जांच करने का अधिकार होता है इसके पास, और गिरफ्तार करने की भी शक्ति होती है। और इस तरह के मामलों में जो है साक्ष्य जुटाने, सम्मन जारी करने, जांच करने, आदेश करने, इन सब मामलों में इसको एक सिविल न्यायालय की तरह शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि अच्छी खासी पावर है इसके पास। गिरफ्तार करने की शक्ति है, अगर कोई व्यक्ति इन सब अधिनियमों का उल्लंघन करता है, ऊपर जैसे हमने पढ़ा था फेमा हो गया, धन शोधन निवारण अधिनियम हो गया, इन सब का कोई उल्लंघन करता है तो गिरफ्तारी भी कर सकती है ईडी। रिकॉर्ड किए गए साक्ष्यों की स्वीकार्यता, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया कि ईडी अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयानों का न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये बहुत अजीब बात है। अजीब मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बताया कि देखिए ईडी अधिकारी जो होता है वो पुलिस अधिकारी नहीं होता है। आमतौर पर क्या होता है कि जो पुलिस अधिकारी अपने कोई भी अपने पुलिस स्टेशन पे या फिर कहीं भी कोई भी साक्ष्य को रिकॉर्ड करता है, दर्ज किए गए बयानों को रिकॉर्ड करता है, उसको न्यायालय नहीं मानता है। आमतौर पर ऐसा होता है। लेकिन ईडी जब ऐसा कोई बयान को दर्ज करता है, तब न्यायालय उसे स्वीकार करता है। न्यायालय उसे स्वीकार कर सकता है, कंपलसरी नहीं है। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि न्यायालय जो है ऐसे साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है। आगे क्या है, जुर्माने, अर्थदंड की बकाया राशि की वसूली, ये सारे काम जो है वो ईडी कर सकती है। यानी कि जो लोग डरते हैं ईडी से, आप इसकी शक्तियों को देखिए कि इतनी ज़्यादा शक्ति है कि किसी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो अच्छी खासी शक्तियाँ होती हैं। ईडी से संबंधित मुद्दे क्या हो सकते हैं। पहली बात तो एक मुद्दा ये हो सकता है कि आरोपी के दोष सिद्ध होने की निम्न दर, यानी कि अभी तक ईडी ने जितने भी काम किए हैं उसमें से बहुत कम ही लोग हैं जो लास्ट तक पहुँचे और अपराधी साबित हो गए। मतलब साफ है कि जिन लोगों को पकड़ा है वो दोष सिद्ध करार होने की दर जो है वो 0.5% है। यानी कि पकड़ लिया और बाद में वो बाइज्जत बरी हो गए, ऐसे होता है। पारदर्शिता की कमी का मतलब क्या है, सत्तारूढ़ दल ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए भी करता ही है। विश्वसनीयता में गिरावट का मतलब क्या है, भ्रष्टाचार, निष्पक्षता की कमी, राजनीतिक वर्ग के साथ घनिष्ठ साठगांठ,
ये सारी चीज़ें जो है वो गंभीर आरोप लगाती हैं ईडी के ऊपर। कई बार ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, इन सब संस्थाओं के ऊपर आरोप लगता रहता है कि ये लोग जो है सरकार के इशारे पर काम करती हैं। कार्यबल की कमी, कार्यबल की कमी है। ईडी में भी आर्थिक संसाधनों की कमी है, बुनियादी ढांचे की कमी है, कार्यबल की आवश्यकता है आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए, तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए। आगे की राह क्या हो सकती है कि ईडी जो है अपनी क्षमता को बढ़ाए। कैसे बढ़ाए? तकनीकी रूप से उचित प्रशिक्षण दे अपने लोगों को, कार्यबल में वृद्धि करे, ठीक है। धन शोधन, साइबर अपराध, क्रिप्टो करेंसी संबंधित जो मामले में वृद्धि हो रही है, इन सारी समस्याओं से कैसे निपटा जाए उसका समाधान करे, विनियमन करे। किसका? ईडी जो है अपने अधिकार को, अपने कानून को, जो भी उसकी शक्तियां हैं उसको ठीक से विधि के शासन द्वारा निर्देशित करे, विवेकाधिकार का प्रयोग करे, लेकिन पारदर्शी तरीके से। लंबित मामलों को कम करना, लंबित मामलों को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष पीठ जैसे अन्य उपाय किए जा सकते हैं ताकि जल्दी से न्याय हो, ठीक है। निरीक्षण समिति, निरीक्षण समिति कर सकते हैं ताकि कोई कामकाज में पारदर्शिता को और बढ़ावा दिया जा सके। जागरूकता होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, लोक जागरूकता पैदा करनी की जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। विशल ब्लोअर को जो है प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विशल ब्लोअर मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जो है अपराध होने से पहले सूचना दे दे, चुपके से सूचना दे दे ताकि अपराध को होने से पहले रोका जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है आगे की राह हो सकती हैं। अगला टॉपिक है बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक 2022, यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2023। ये विधेयक है। क्या है इसमें थोड़ा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। संसद के दोनों सदनों ने बहुराज्य सरकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया है, यानी कि 2002 में ये पहली बार आया था, अब ये जो हुआ है संशोधन हुआ है, ठीक है, संशोधन हुआ है। यह विधेयक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में संशोधन करने के लिए पेश किया गया है। अब बात करते हैं कि 2002 में जो सोसाइटी अधिनियम आया था, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, वो क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था उन सहकारी समितियों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना जिनके लिए जिनका उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं है और उन्हें एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हितों की पूर्ति करती है। यानी कि देखिए, साधारण भाषा में इसको कहा जाए कि ऐसे कानून, ऐसे विधेयक, ऐसे अधिनियम उसमें संशोधन करना है जो एक राज्य तक सीमित नहीं रहेंगे। यानी कि एक राज्य तक सीमित ना रहने वाली चीज़ें क्या हो सकती हैं? जो दूसरे राज्य को भी कल्याण करें। उदाहरण के लिए जैसे कोई फसल है, फसल या बीज हो गया या फिर यूरिया हो गई, कोई भी चीज़ हो गई जो एक राज्य बना रहा है और दूसरे राज्य तक वो सारी चीज़ें पूर्ति होनी चाहिए वहाँ तक भी। तो इसलिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक जो है वो लाया गया है ताकि दूसरे राज्यों को भी उस लाभ से जोड़ा जा सके। अब हम बात करेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि भारत संघ बनाम राजेंद्र शाह अन्यवाद 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि भारत के संविधान का भाग 9 केवल बहुराज्यीय सहकारी समितियों पर लागू होता है। अब भारत का संविधान का भाग जो ये भाग 9 जुड़ा है, ये बहुराज्यीय सहकारी समितियों पर लागू क्यों होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम अधिनियम के प्रावधान में ही समझेंगे। किन समितियों पर लागू होता है? पहली चीज़, ये जो प्रावधान है वो किन पर लागू होता है? ये उन सहकारी समितियों पर लागू होता है जिनका उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं है। वही जैसा कि हमने शुरू में बताया था, इसमें करना क्या होगा? पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण कौन कराएगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार नियुक्त करेगी केंद्रीय रजिस्ट्रार को और वो उसके माध्यम से पंजीकृत कराया जाएगा। आंतरिक गवर्नेंस, उसमें नियम बनाएंगे, कानून को ध्यान में रखेंगे। पुनर्गठन की बात की जाएगी। किसकी पुनर्गठन की? किसी सहकारी बैंक के समामेलन या पुनर्गठन की योजना केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा तैयार की जाएगी और इन सबको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाएगा? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, यानी कि आरबीआई की पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी। तो ये चीज़ें इसमें बढ़िया किया गया है। अन्य घटनाक्रम क्या है? केंद्रीय मंत्रालय ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 2002 में 3 बहुराज्य समितियां के गठन की मंजूरी दी है। और ये 3 समितियां कौन कौन सी हैं अभी वर्तमान में? तो राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति, पहली चीज़ तो निर्यात करने का हो गया। राष्ट्रीय बहुराज्य
सहकारी जैविक ऑर्गेनिक समिति, जैविक चीज़ों को बढ़ावा देने का कार्य चल रहा है। तो ये भी चीज़ें हैं बहुराज्यीय बहुसरकारी में। और अगला जो है अंतिम जो है वो राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी बीज समिति, यानी कि बीजों को भी हमें इंटर स्टेट नहीं एक दूसरे स्टेट तक पहुंचाना है। अब हम बात करेंगे सहकारी सिद्धांत क्या है। सहकारी सिद्धांत से सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकार सहकारी सिद्धांत के बारे में लिखिए। तो सहकारी सिद्धांत मोटा मोटा क्या है। सहकारी सिद्धांत में स्वैच्छिक और खुली सदस्यता होती है, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी होती है, शिक्षण प्रशिक्षण जानकारी ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं। सदस्यों की को सदस्यों की ओर से जो है लोकतांत्रिक नियंत्रण किया जाता है, यानी कि सर्वसम्मति जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। स्वायत्तता और स्वाधीनता, समुदाय के लिए सरोकार। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सहकारिता को बढ़ावा देती है, या सहकारिता का सिद्धांत भी कहेंगे इसे हम। संशोधन विधेयक की आवश्यकता क्यों है, इस मतलब जो विधेयक है उसमें आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता इसलिए है कि जो भाग 9 के साथ अनुरूपता, संविधान में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से इसे शामिल किया गया था। सहकारिता के सिद्धांत का अनुपालन करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या है, मौजूदा कानून की कमियों को दूर करना। सहकारी सिद्धांतों के अनुसार MSCS यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्नेंस को मजबूत करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों की इसलिए आवश्यकता है कि ये सारी चीज़ों में कमी दिख रही है, इसलिए जो है ये सोसाइटी जो है वो समिति जो है वो काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। मल्टी सोसाइटी कोऑपरेटिव में सुधार की आवश्यकता है। आसान और डिजिटल पंजीकरण हो जाना चाहिए। सदस्यता की प्रक्रिया को अधिक सार्थक और सक्रिय बनाना चाहिए। पारदर्शिता बढ़ाना चाहिए। तो ये सारी जो शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, सूचना अधिकारी नियुक्त होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं इस समिति को और ज़्यादा मजबूत बना देगी। अब आगे बात करें कि इसके पुनरुद्धार के लिए वही जो चीज़ें थी कि ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो पुनरुद्धार हो जाएगा। लेकिन एक समर्पित निधि के माध्यम से जो रुकी हुई चीज़ें हैं, रुग्ण चीज़ें हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पुनरुद्धार हो। यानी कि ये जो रुग्ण सहकारी समिति क्या होती है, जिसका संचय घाटा उसकी पेड ऑफ कैपिटल फ्री रिजर्व और अधिशेष के बराबर हो, उससे अधिक, तथा जिसे पिछले 2 वित्तीय वर्षों में नकद घाटा हुआ हो। यानी कि ऐसा नहीं कि जो बहुत पहले से लॉस में चल रहे हों उनको लिया जाएगा, बल्कि जो पिछले 2 वित्तीय वर्षों में जिनका थोड़ा-सा समस्या हुआ है, क्योंकि कोविड के बाद जो है ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी हैं। और आज के समय में लिबरलाइज़ेशन की ओर जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये सोसाइटी, ये जो मल्टी स्टेट चल रहा है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सब चीज़ों का जो है एक बड़ा उपयोग है। विधेयक के मुख्य बिंदुओं की अगर नज़र की जाए तो देखेंगे उसमें सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। कौन करेगा? केंद्र सरकार बहुराज्य सहकारी समितियों के बोर्ड का चुनाव कराने के लिए सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन करेगी। ये प्राधिकरण करेगा क्या? इसमें होगा क्या? मुख्यतः एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और अधिकतम 3 सदस्य शामिल होंगे। कौन करेंगे ये सब? केंद्र सरकार के चयन समिति के सुझाव के आधार पर इन सदस्यों की नियुक्ति होगी, यानी कि केंद्र सरकार ही करेगा। सहकारी समितियों का समामेलन और विभाजन, सहकारी समितियां जो भी और अन्य सहकारी समितियां हैं उनको जो है वो एक एक समामेलन कर सकते हैं, विभाजन कर सकती हैं जहां पर ज़रूरत जैसे है। तो रुग्ण सहकारी समितियों के लिए निधि जो रुकी हुई हैं, जो अभी जिनको बिग पुश चाहिए, उनके लिए फंड की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण, विकास कोष, वही फंड जैसी चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी। सहकारी सरकारी शेयरधारिता के मोचन पर प्रतिबंध, ये सारी भी शिकायत निवारण की बात हो चुकी है। केंद्र जो है वो एक से अधिक सहकारी लोकपाल की नियुक्ति करेगी ताकि भ्रष्टाचार से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको सॉल्व किया जा सके। निदेशक मंडल की संरचना, बोर्ड में अधिकतम 21 निदेशक हो सकते हैं, 2 अतिरिक्त निदेशक को शामिल किया गया है। ये सारी चीज़ें बस केवल जानने वाली चीज़ें हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में शायद नहीं पूछेगा। निष्कर्ष क्या है कि बहुराज्य सहकारी समितियों के पुनर्गठन को सफल बनाने हेतु इनके सदस्यों का के क्षमता निर्माण और उनकी सहायता करने तथा बेहतर गवर्नेंस के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रयास करने होंगे, तभी ये सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं।
अगला टॉपिक जो है वो सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 से संबंधित है। एक संशोधन हुआ है। किसमें संशोधन हुआ है? पिक्चर आप लोग कभी न कभी देखे होंगे, मूवी कभी न कभी तो देखे ही होंगे, तो आप उसमें सारी चीज़ें देखते हैं कि कौन सी पिक्चर देखने की है, कौन सी पिक्चर नहीं देखना है। उसमें एक होता है, उसमें संशोधन किया गया है। कैसे संशोधन किया गया है? देखते हैं। सुर्खियों में क्यों रहा ये? कि संसद के दोनों सदनों ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। अब इस विधेयक में तथ्य क्या हैं? इसके पहले जो विधेयक आया था, इसके पहले जो कानून बना था, उसका नाम था सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952। तो उसमें संशोधन करके अभी संशोधन किया गया है, पारित कर दिया गया है। इसमें इस अधिनियम में होता क्या था? सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने और सिनेमेटोग्राफ का उपयोग करके प्रदर्शन को विनियमित करने के संबंध में प्रावधान करता है। अब ये हुआ कब? 1952 में अधिनियम आया। उस समय जो है फ़िल्में बनना धीरे-धीरे शुरू हो गई थी। केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया। उस समय जो है ये फ़िल्म का सीबीएफसी का गठन कर दिया गया। सीबीएफसी क्या है? केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन। ये सर्टिफ़िकेट देता है कि आप इस फ़िल्म को चलाइए या फिर आगे बढ़ाइए। इसके बारे में क्या बात करेंगे थोड़ा-सा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है ये सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952। विजन क्या है इसका? विजन ये है कि सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में जो उचित और स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए, उचित और स्वस्थ मनोरंजन होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? प्रमाणन प्रक्रिया को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाना, सीबीएफसी को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित, प्रमाणन प्रक्रिया के लिए आधुनिक तकनीकी अपनाना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। संरचना क्या है? गैर सरकारी सदस्य कुछ होंगे और एक अध्यक्ष होगा। केंद्र नियुक्ति करेगा, केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करेगी। 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 9 अलग-अलग शहरों में, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी। तो ये जो है इसके द्वारा जो है एक एडवाइजरी के आधार पर काम किया जाता है। अब हम बात करेंगे जो ये प्रावधान हुआ है, जो ये समझौता हुआ है, ये जो संशोधन हुआ है, उसमें क्या-क्या संशोधन किए गए हैं। आयु आधारित प्रमाण पत्र, आयु के आधार पर जो है प्रमाण पत्र दिया गया है। कैसे? जो यह विधेयक जो है यो 3 आयु आधारित प्रमाण पत्र जारी करेगा। कैसे? यूए 7+ यूए 13+ और यूए 16+ यानी कि 7+ वर्ष से अधिक लोगों के लिए, बच्चों के लिए, 13 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए और 16+ होने के लिए, उनके लिए जो है ये प्रमाण पत्र जो है जारी किया गया है। ये आयु आधारित मानक माता-पिता, अभिभावकों के लिए बनाए गए हैं। इनके माध्यम से माता-पिता और अभिभावक ये निर्धारित कर सकते हैं कि उनके बच्चों को फ़िल्म देखनी है या फ़िल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। केवल अनुशंसात्मक हैं, ठीक है? टेलीविज़न और मीडिया के लिए भी प्रमाण पत्र इन्होंने जारी किया गया है। संशोधन में टेलीविज़न के लिए भी और मीडिया के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसमें 2 प्रकार के प्रमाण पत्र दिए जाएँगे, ए और यस। ए प्रमाण पत्र और यस प्रमाण पत्र। इसमें क्या होगा? इसमें फ़िल्मों को टेलीविज़न या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मीडिया पर प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ये प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैध रहेंगे। पहले होता था क्या? 10 वर्ष के लिए वैध रहेंगे, लेकिन अब ये हमेशा के लिए वैध रहेंगे। ये अच्छी बात हो गई। केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियाँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था भारत संघ बनाम के.एन. शंकरप्पा वाद 2000 में, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कोई भी फ़िल्म है, कोई भी सीबीएफसी द्वारा पहले से प्रमाणित फ़िल्मों पर पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक बार सीबीएफसी जो है प्रमाणित कर दिया किसी को, तो उस पे दोबारा जो है पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें केंद्र सरकार ने कहा कि पुनरीक्षण कर सकते हैं। एक बार प्रमाणित कर भी दिया है, तब भी हम उसको दोबारा देख सकते हैं। फ़िल्मों की पायरेसी को दंडनीय अपराध बनाना, ये ज़रूरी था। कॉपीराइट अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध बनाता है। अर्थदंड क्या है? उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। और निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं फ़िल्मों के लिए। 10 वर्ष का जो था वो आगे बढ़ा दिया गया है और वर्तमान समय में दर्शकों का ओटीटी की ओर रुझान जो है वो ज़्यादा है। ओवर द टॉप प्लेटफ़ॉर्म्स की ओर जो है वो झुकाव ज़्यादा है। ऐसे में समाज की बेहतरी के लिए, समाज एवं उद्योग की बेहतरी के लिए इसका अभी विनियमन करना आवश्यक है। आप देखते होंगे कि ओटीटी पे जो कंटेंट आते हैं वो कई बार उतने अच्छे नहीं होते हैं। उसमें वल्गैरिटी जो है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। ऐसे में इनको अभी विनियमन करना आवश्यक है।
अब हम बात करेंगे संक्षिप्त सुर्खियों की। संक्षिप्त सुर्खियों में पहला टॉपिक है चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है। मतलब जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यानी कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी अपराधी को ये कहने के लिए ये नहीं कह सकता कि तुम अपने अपराध को कबूल करो, यानी कि उसे मार पीट करके अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। चुप रहने का अधिकार है उसे अनुच्छेद 20(3) के तहत। अनुच्छेद 20(3) मूल अधिकार में अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हालांकि यह संरक्षण केवल आपराधिक कार्रवाई तक सीमित है, यानी कि जो आपराधिक कार्रवाई है उसी तक सीमित है। और किस पर सीमित नहीं है? जिस व्यक्ति से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत पूछताछ की जा रही है, उसे यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति इन चीज़ों का उल्लंघन कर रहा है, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, वो जो है ये नहीं कह सकता कि ये गलती जो है, इस गलती का निराकरण हमारे वकील बताएंगे, क्योंकि वो वकील रखने का अधिकार नहीं रहता उसके पास। तो उसको फाइनली अपने बारे में बताना ही पड़ेगा, अपराध को या फिर जो भी किया उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में इन इस कुछ कानूनों पर जो है, कुछ अधिनियमों पर चुप रहने का अधिकार जो है नहीं दिया गया है। नंदिनी शतपथी बनाम पीएल दानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है। तो ऐसे में इस तरह का मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाता है। अगला जो टॉपिक है वो मतदाताओं को लुभाने हेतु मुफ्त उपहार, मुफ्त शराब जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया है। ये क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ये चुनाव नज़दीक आएगा, ये मुफ्त शराब, मुफ्त उपहार और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी मतदाताओं को लुभाने के लिए। तो इसका उद्देश्य जो है वो क्या है? एसओपी का उद्देश्य ये है कि विधानसभा और आम चुनाव के दौरान संदिग्ध नकदी, कोई भी ऐसा पैसा, अवैध शराब, नशीले पदार्थ, मुफ्त उपहार, तस्करी की वस्तुओं का इस्तेमाल से रोकना है। चुनाव आयोग ने इस पर चिंता व्यक्त की है, पहले से भी व्यक्त की है और अभी भी बार बार चिंता व्यक्त कर रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और बीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कैसे रोकेगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी कमिश्नरेट हाउस और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, सेंट्रल रेवेन्यू एंड कंट्रोल लेबोरेटरी के लिए स्थापित एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, काम किसके अंतर्गत करता है? वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग। संरचना: एक अध्यक्ष, सभी अधीनस्थ निकायों के सदस्य। उद्देश्य क्या है? सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने व उनके संग्रह से संबंधित नीतियों के निर्माण में भाग लेता है। इसके अलावा यह तस्करी की रोकथाम तथा सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स आदि के मामलों को भी देखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको सौंपी गई हैं, इसके पास पहले से भी हैं कि आप इसको रोकिए। अगला जो टॉपिक है वो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भूमिकाओं का सीमांकन करना है। इसमें क्या कहा है कि सरकार ने डिजिटल बाजारों पर विनियमन के दोहराव की संभावना को दूर करने के लिए दोनों मंत्रालयों की भूमिका का सीमांकन किया है। हमने अनुमान किया है कि 2025 से 2026 तक $1 ट्रिलियन जो है वो भारत पहुंच जाएगा, किसमें? डिजिटल बाजार में। ठीक है, तो ये जो है इन सब के अंतर्गत हमें कानूनों को और बेहतर दिशा में लाने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे थोड़ा डार्क पैटर्न की। डार्क पैटर्न से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है किसने? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने। विज्ञापन आपने देखा ही होगा, अजीब अजीब तरह के विज्ञापन चल रहे हैं आजकल। डार्क पैटर्न एक प्रकार का भ्रामक यूजर इंटरफेस है। यह जो है धोखाधड़ी करता है, कैसे? चालाकी से हेर फेर करता है, उपयोगकर्ता के हितों को नुकसान करता है, हितों को हानिकारक विकल्प चुनने लगता है। ऐसे में ये सारी चीज़ें जो है वो समस्याएं पैदा कर रही हैं। इसके उल्लंघन के लिए हमने कानून बनाया है, सरकार ने बनाया क्या? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जो है भ्रामक विज्ञापनों को परिभाषित किया गया है कि अगर इस तरह का विज्ञापन करोगे तो उसकी समस्या ये हो, उसका अपराध ये होता है और इसके दंड ये दिया जाएगा। तो परिभाषित कर दिया गया है। अब इसमें जो है ना 2-3 टेक्निकल वर्ड हैं जो जिसको हम समझेंगे। जैसे ड्रिप प्राइसिंग कैसे होता है ये? इसके तहत क्या होता है कि ग्राहकों को शुरू में उत्पाद के कुल मूल्य से कम मूल्य बताया जाता है, यानी कि जितना उत्पाद का मूल्य है उससे कम मूल्य बताया जाता है। और जब ग्राहक लेने के लिए तैयार हो जाता है, जब उसे ग्राहक खरीदता है तो उसके कुल मूल्य के बारे में पता चलता है। पता चला कि वो 10 रुपये का सामान बताया गया और जब भी
जब वो सामान लेना शुरू किया तो लास्ट में उसको 20 रुपये देना पड़ गया। तो ये जो है इसे हम कहेंगे डिप प्राइसिंग। अगला जो है वो फॉल्स अर्जेंसी। इसमें कंपनियां ये कहती हैं कि किसी विशेष उत्पाद या सेवा की मात्रा बहुत सीमित है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो एक्सपायरी डेट जो सारी चीज़ें सामने आती हैं कि इसकी सीमा इतने दिन तक है, इतने दिन के बाद आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये जो है वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो विज्ञापनकर्ताओं द्वारा जो है वो ये संदेश जो है वो दिया जाता है। उदाहरण इसका सबसे बेहतर है कि हवाई जहाज़ की सीटों की संख्या को डिस्प्ले करते समय स्टॉक की स्थिति बताना अनिवार्य है। ऐसे में जो है वो भ्रामकता की जाँच जो है हो सकेगी। विशिष्ट विज्ञापन क्या है? संपादकीय और ऑर्गेनिक कंटेंट के समान प्रारूप वाले विज्ञापन में स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वह एक विज्ञापन है। उदाहरण के लिए इन्फ्लुएंसर पोस्ट, पेड रिव्यू, संपादकीय कंटेंट, इन सारी चीज़ों में आपको पारदर्शिता रखनी होगी, दिखाना होगा, भ्रम में नहीं रख सकते आप। बैट एंड स्विच, इसके तहत विज्ञापन में दिखाए गए सेवा के बजाय निम्न गुणवत्ता वाले किसी दूसरे उत्पाद या सेवा की आपूर्ति की जाती है। बैट एंड स्विच, तो ये सारी चीज़ें जो है इन सब से जो है निपटने के लिए उपभोक्ता अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ये सारी चीज़ों को परिभाषित किया गया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बारे में अगर थोड़ा बात करें तो 1985 में इसका गठन किया गया। विज्ञापन और मीडिया उद्योग के पेशेवरों द्वारा इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय विज्ञापन को शालीन, निष्पक्ष और ईमानदार बनाए रखना। ठीक है, यह स्वैच्छिक और स्वविनियामक संगठन है। ठीक है, स्वतंत्र है, स्वैच्छिक है। भारत में विपणन संरचनात्मक क्षेत्र में मीडिया आदि सदस्य शामिल हैं और ये जो है उपभोक्ता के हितों की रक्षा करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है लोगों को बचाने के लिए बनाई गई हैं। तो पॉलिटी वाला सेक्शन ख़त्म हो गया। धन्यवाद।